नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। लखनऊ में एक अचल खेड़ा नाम का गांव पड़ता है। इसी अचल खेड़ा में रहने वाला दौलत राम जो कि एक रिटायर्ड फौजी होता है, इनके पास अपनी 10 एकड़ जमीन होती है। खेती किसानी का काम किया करता था। दौलत राम खेती किसानी का काम करके अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था। गांव के सभी लोग दौलत राम की इज्जत किया करते थे, क्योंकि दौलत राम एक ऐसा फौजी होता है जो हर समय गरीब लोगों की मदद किया करता था, उनके सुख दुख में हिस्सा भी लिया करता था। इसी वजह से गांव के सभी लोग इस फौजी की खूब इज्जत किया करते थे। दौलत राम की पत्नी की 6 साल पहले एक लंबी बीमारी के कारण मौत हो जाती है, जिसकी वजह से दौलत राम अपने घर में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। लेकिन दौलत राम हिम्मत नहीं हारता है, अपने आप को संभालता है और अपने बच्चों को भी संभालता है। दौलत राम के परिवार में इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम नीसा होता है, और एक 12 साल का लड़का होता है जिनका नाम बलराम होता है। बलराम जो कि इस समय छठी कक्षा की पढ़ाई किया करता है, जबकि दूसरी तरफ जो बेटी होती है निशा, उसने जो है 11वीं परीक्षा पास कर ली थी। 11वीं की परीक्षा पास करने के बाद वो 12वीं में आ जाती है। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। लेकिन निशा एक ऐसी लड़की होती है जो किसी लड़के से कम नहीं होती है। वह अपने माता पिता दौलत राम के जो है कंधे से कंधे मिलाकर खेती किसानी का काम किया करती थी। वह मोटरसाइकिल भी तक चला लिया करती थी, यहाँ तक कि खेत में ट्रैक्टर भी चला लिया करती थी, और लड़कों जैसा उसका वेशभूषा होता है, लड़के जैसा ही वह कपड़े पहना करती थी। जिसको देखने के बाद गांव के सभी लोग दौलत राम को सिर्फ एक ही बात कहते थे कि बेटी हो तो दौलत राम की बेटी जैसी हो, नहीं तो घर में बेटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गांव के सभी लोग इस बात को देखा करते कि दौलत राम की बेटी निशा अपने पिता के साथ खेत में कंधा से कंधा मिलाकर कामकाज किया करती है। इस बात से पिता दौलत राम को भी अपने आप पर गर्व महसूस करता था। दूसरी तरफ दौलत निशा जो है कुश्ती लड़ने की भी शौकीन होती है। जब भी गांव में दंगल हुआ करता था, कुश्ती किया करती थी और कुश्ती में अक्सर जीत जाया करती थी। और आज के समय में भी यही लड़की 2 जनवरी 2026 के दिन गांव में एक छोटा सा दंगल होता है, वहां पर ये लड़की कुश्ती लड़ने के लिए जाती है। और लड़कियों के साथ जब इसकी कुश्ती होती है तो ये लड़की 4 कुश्तियां लगातार जीत जाती है। लेकिन इस दंगल के बीच में एक गांव का लड़का होता है जिसका नाम रघु होता है। रघु एक ऐसा लड़का होता है जो कि अपने दोस्तों के साथ हमेशा आवारा घूमता फिरता। वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर नशा किया करता और नशे की हालत में गांव की महिलाओं को खेत में ले जाकर उनके साथ गंदा काम किया करता था। और जैसे ही आज के समय में ये लड़की दंगल में कुश्ती कर रही होती है तो इस रघु नाम की लड़के की जो नजर होती है इस लड़की पर टिक जाती है। रघु अपने मन में सोचने लगता है कि दौलत राम फौजी की जो बेटी है वो देखने में काफी खूबसूरत है, किसी ना किसी तरीके से इस लड़की को हासिल करना चाहिए। जब ऐसे ख्याल रघु के मन में आने लगते हैं तो रघु इस काम को अंजाम देने के बारे में सोचने लग जाता है। थोड़ा सा वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजरने के बाद एक तारीख आ जाती है, 4 जनवरी 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। आज रघु का जन्मदिन होता है और इसके बाद रघु अपने दोस्त रामलाल के पास फोन कॉल करता है और रामलाल को कहता है कि रामलाल, आज मेरा जन्मदिन है और मैं अपना जन्मदिन तुम्हारे साथ बैठकर खेत के अंदर मनाना चाहता हूँ। खेत में हम दोनों अच्छी खासी पार्टी करने वाले हैं और इस खेत के अंदर किसी गांव की महिला को भी बुलाने वाले हैं। अब जैसे ये बात रामलाल को कही जाती है तो रामलाल बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि रामलाल का अभी चाल चलन और चरित्र कुछ ठीक नहीं होता है। और इस तरीके के सुबह के करीब 10:30 बजे के आसपास रामलाल भी अपनी मोटरसाइकिल लेकर इस रघु के पास आ जाता है। इसके बाद रघु और रामलाल दोनों इस मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और गांव के एक शराब के ठेके पर जाते हैं। वहां पर जाने के बाद 5 बियर की बोतलें खरीद ली जाती हैं। किसी दुकान से कुछ खाने पीने का सामान भी खरीद लिया जाता है। और ये सारा सामान खरीदने के बाद रघु भी अपने खेत में चला जाता है। लेकिन रघु के खेत में ट्यूबवेल पर कोई भी कमरा नहीं होता है, जिसकी वजह से रघु वह सोचने लगता है कि हमारे खेत में कोई कमरा ही नहीं है। और इस तरह से अब रघु नाम का लड़का दौलत निशा के खेतों की तरफ चला जाता है, क्योंकि दौलत सिंह के खेत में ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल पर एक कमरा बना होता है। और इस तरीके से दोनों दोस्त रघु और रामलाल अब दौलत के खेत पर जो है बैठकर जो है अपनी जो पार्टी करने लगते हैं। 3-4 बोतलें बियर की खत्म कर दी जाती हैं और जैसे ही इन दोनों लोगों को नशा हो जाता है तो इसके बाद रामलाल रघु को कहने लगता है, रघु तुम किसी महिला को यहाँ पर बुलाने वाले थे, वह महिला अभी तक नहीं आई। तभी रघु ये बात जो है याद आती है और इस तरह से रघु उसी समय एक मोबाइल फोन अपनी जेब से निकालता है। फिर इसके बाद एक फोन कॉल करता है और फोन कॉल इस गांव की एक विधवा महिला अन्नू देवी के पास किया जाता है।
अनु देवी एक ऐसी महिला होती है जो कि गांव के लड़कों के साथ अपना वक्त गुजारा करती थी, उनसे पैसे लिया करती थी। और रघु जैसे ही अनु से बातचीत कर रहा होता है तो कहने लगता है कि आज मैं और मेरा दोस्त दौलत निशा के खेत में बैठे हैं, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ। और इस तरीके से फोन कॉल काट दिया जाता है। इसके बाद अनु नाम की महिला अपने गांव से दबे पैर निकलती है और 15 से 20 मिनट के अंदर वह खेत में पहुंच जाती है, जहां पर रघु और रामलाल दोनों बैठकर शराब पी रहे होते हैं। दोनों को काफी नशा हो जाता है। अनु जैसे ही इन दोनों के पास पहुंचती है तो अनु कहने लगती है, ये खेत तो तुम्हारे नहीं है, ये खेत तो दौलत के हैं, दौलत राम के हैं। अगर इनमें से कोई यहाँ पर आ गया तो जो है बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, कांड हो जाएगा। लेकिन रघु कहने लगता है, यहाँ पर कोई आने वाला नहीं है, तुम किसी की बात की फिक्र मत करो। अगर कोई आ भी जाता है तो हम सब कुछ संभाल लेंगे। और इस तरीके से रघु और रामलाल इस महिला अनु देवी को लेकर इस कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और फिर इसके बाद ये दोनों लड़के बारी बारी से इस महिला अनु के साथ गलत काम करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों लड़के इस महिला के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं, क्योंकि इस काम में इस महिला की भी रजामंदी होती है। ये महिला इस काम को करने के लिए इनसे पैसे लेने वाली होती है। और इस तरीके से ये दोनों लड़के इस काम को अंजाम देते चले जाते हैं। और दोनों लड़के का तब तक मन नहीं भरता है, तब तक उस गलत काम को भर करते रहते हैं। जब इनको शांति मिल जाती है और जैसे ही इन दोनों का काम खत्म हो जाता है तो दूसरी तरफ उसी समय दौलत राम की बेटी निशा अपना ट्रैक्टर लेकर खेत में पहुंच जाती है, क्योंकि आज उसके खेत में थोड़ा सा कुछ काम होता है। और दौलत निशा जैसे ही अपने ट्यूबवेल पर जाती है और ट्यूबवेल पर कमरे के अंदर पहुंचती है तो निशा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। निशा देखती है कि दो लड़के रघु और रामलाल ये दोनों एक ही महिला अनु के साथ गलत काम कर रहे होते हैं। और जैसे ही निशा इन तीनों को यहाँ पर गलत काम करते देखती है तो निशा इन तीनों को गालियां देना शुरू कर देती है। वह कहने लगती है कि तुम मेरे खेत में ये गलत काम क्यों करती हो। और इस तरीके से अब ये दोनों लड़के अनु नाम की महिला इस कमरे से बाहर जाते हैं। लेकिन निशा को वहां पर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, निशा उस विधवा औरत अनु के गाल पर एक 3-4 थप्पड़ जड़ देती है। अनु को थप्पड़ मारा जाता है तो इस बात पर रघु को गुस्सा आने लगता है। रघु अब निशा को कहने लगता है, तूने इसको थप्पड़ क्यों मारा। अनु कहती है कि अगर तुम मेरे खेत में ये काम करोगे तो मैं थप्पड़ तो मारूंगी। और इस तरीके से जब ये बात कही जाती है तो लड़के को काफी गुस्सा आ जाता है। रघु कहने लगता है कि हम दोनों इसको पैसे देने वाले थे। अब जैसे ही पैसों की बात कही जाती है तो इसके बाद जो निशा होती है अनु को 2-4 थप्पड़ मारकर इस खेत से बाहर निकाल देती है। लेकिन रघु इस बात पर इतना गुस्सा होता है कि रघु जाते जाते इस लड़की निशा को धमकी देने लगता है। रघु और रामलाल दोनों कहने लगती है कि एक दिन तुम्हें उठाकर ले जाएंगे और तुम्हारे साथ ऐसा गलत काम करेंगे जिसकी वजह से तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अब जैसे ये धमकी दी जाती है तो निशा उससे आगे कुछ भी नहीं कहती और ना ही निशा इस बात को इतनी गंभीरता से लेती है, वे इस बात को नजरअंदाज कर जाती है। और जैसे ये लड़के दोनों इस खेत से बाहर चले जाते हैं तो फिर निशा देवी अपने काम में व्यस्त हो जाती है। लेकिन दौलत जो बेटी होती है निशा, वो नहीं जानती थी कि आगे भविष्य में चलकर ये दोनों लड़के उसके साथ बहुत बड़ा कांड करने वाले थे, जिसके बारे में ना तो दौलत राम की बेटी निशा खुद जानती थी और ना ही वो लड़के फौजी जानते थे। दिन गुजरते चले जाते हैं और लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। इतना वक्त गुजरने के बाद एक तारीख आई जाती है, 9 फरवरी 2026 का दिन बीतने के दौरान जो है रामलाल इस निशा नाम की लड़की को लगातार नजर रख रहे होते हैं। रघु और रामलाल मौके की तलाश में होते हैं, लेकिन इन दोनों लड़कों को मौका नहीं मिलता है। इस तरह से जैसे ही दिन आता है तो सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। दौलत राम फौजी का छोटा बेटा जिसका नाम बलराम होता है अपने पिता के पास आता है और बलराम अपने पिता को कहने लगता है कि पिताजी, आने वाली शिवरात्रि के दिन मैं कांवड़ यात्रा में जाने वाला हूँ और मेरा कांवड़ लेने के लिए जाऊंगा। लेकिन पिता जो दौलत राम फौजी अपने बेटे बलराम को कहने लगता है कि बेटा, तुम इस समय बहुत छोटे हो, तुम कांवड़ यात्रा में जाने के काबिल नहीं हो, तुम्हारी उम्र बहुत कम है। लेकिन बलराम अपने पिता की बात को बिल्कुल भी नहीं मानता है। अब वो कहने लगता है कि मैं जो है पापा जरूर जाऊंगा कांवड़ लेने। अब जैसे ही बाप और बेटे की दोनों की ये बातचीत कर रहे होते हैं तो उसी दौरान दौलत राम की जो बेटी होती है निशा वहां पर आ जाती है। और निशा जैसे ही बलराम की सारी बातों को सुनती है तो दौलत निशा से कहने लगता है कि पिताजी ये क्या बात है। तो वो कहते हैं कि ये बेटा तुम्हारा जो भाई है वो कांवड़ लेने की काफी जिद कर रहा है। अब वो कहने लगती है पिताजी के कहने पर जो लड़की कांवड़ यात्रा में कोई काम नहीं होता है,
लड़की कभी भी कांवड़ लेने के लिए नहीं जा सकती, लेकिन निशा कहने लगती है, पिताजी मैं आपकी बेटी जरूर हूँ लेकिन बेटों से कम नहीं हूँ। मैं जरूर कांवड़ यात्रा में भाई को साथ जाऊंगी और इसकी कांवड़ भरवा कर लेकर आऊंगी। इस तरह से दोनों बच्चे जिद पकड़ लेते हैं। फौजी पिता वहां थक हार जाता है, दोनों बच्चों के सामने मजबूर हो जाता है और हंसकर कहने लगता है, बेटा ध्यान से जाना और ध्यान से आना। लेकिन बेटी कहने लगती है कि पिताजी कावड़ी यात्रा में जाने से पहले कुछ कपड़े खरीदने पड़ेंगे और थोड़ा सा सामान भी खरीदना पड़ेगा, और आज मैं शहर जाती हूँ क्योंकि तभी जो है 3-4 दिन वैसे ही पड़े हैं, लेकिन फिर भी तैयारी पहले कर लेती हूँ। पिता कुछ पैसे देते हैं और इसके बाद दौलत निशा अपने भाई बलराम को लेकर शहर की तरफ चली जाती है। जैसे ही वह बस अड्डे पर पहुंचती है तो वहां पर रघु भी खड़ा होता है, और इसके बाद रघु जानबूझकर बलराम के पास आता है। दौलत जो दौलत की जो बेटी होती है निशा, बलराम को वो कहने लगता है कि कहाँ पर जा रही हो। बलराम इसके बाद रघु को कहने लगता है कि हमें तो 2-3 दिन बाद कांवड़ यात्रा में जाना है और कुछ सामान खरीदने के लिए शहर में जा रहे हैं। रघु जैसे ही कांवड़ यात्रा की बात को सुनता है तो अपने मन में सोचने लगता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान हम इस लड़की का फायदा उठाएंगे। और अब रघु मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए उस लड़की निशा के पास चला जाता है। उसके बाद रघु नाम का लड़का निशा को कहने लगता है, दीदी उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोनों नशे में थे और नशे में न जाने हमने किस तरह से तुम्हारे साथ बदतमीजी की, हमें माफ कर दो। निशा वहां पर कुछ भी नहीं कहती है, लेकिन लड़का सामने से इसी बात को दोहराता रहता है, दीदी हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। निशा हंसते मुस्कुराते हुए रघु को कहने लगती है कि रघु तुम मेरे भाई जैसे लगते हो, कोई बात नहीं है, जवानी में ये गलती हो जाती है। और इस तरह से रघु अब इस लड़की निशा को कहने लगता है, अब की बार हम भी कांवड़ यात्रा में जाने वाले हैं, हम भी कांवड़ लेने जाएंगे। वहां पर निशा और बलराम दोनों भाई बहन भी इस लड़के रघु को कहते हैं कि तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे। इस तरीके से इन तीनों चारों का जो प्लान तैयार हो जाता है। इसके बाद जो निशा अपने भाई बलराम को लेकर शहर में जाती है। शहर में जाने के बाद थोड़ा सा सामान खरीद लिया जाता है। सामान खरीदने के बाद शाम के करीब 5 बजे के आसपास ये लड़की अपने भाई बलराम को लेकर अपने घर पर आ जाती है और फिर कामकाज में व्यस्त हो जाती है। इस तरीके से 3-4 दिनों का वक्त गुजर जाता है। इतना वक्त गुजरने के बाद एक तारीख आई जाती है, 10 फरवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 4 बजे के आसपास का वक्त होता है। रघु सबसे पहले तैयार होता है। तैयार होने के बाद अपने दोस्त रामलाल के घर पर जाता है। रामलाल को कहने लगता है कि रामलाल देखो, आज हम कांवड़ यात्रा में जाने वाले हैं, लेकिन इस बात को मैं अभी तक नहीं बोला हूँ, उस लड़की निशा को जरूर सबक सिखाना है। निशा ने हम दोनों की काफी बेइज्जती की थी, साथ में हमें थप्पड़ भी मार दिया था। जैसे ही रामलाल अपने दोस्त रघु की बात को सुनता है तो रघु को कहने लगता है कि इस बात का बदला आज जरूर लिया जाएगा। इस तरह से इन दोनों का प्लान बनकर तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ भाई बलराम को तैयार करने के बाद कांवड़ यात्रा के लिए निकल पड़ती है वो बेटी दिशा। इस तरह से उनका पूरा ग्रुप आज कांवड़ यात्रा में चला जाता है। पूरा दिन यात्रा की जाती है और जैसे ही यात्रा करते करते शाम के 8 बजे के आसपास का वक्त होता है तो लड़की निशा अपने भाई बलराम को कहने लगती है कि यहीं पर बैठ जाते हैं। और जैसे ही बीच रास्ते में दोनों भाई बैठ बैठे होते हैं तो वहां पर रघु और रामलाल भी पहुंच जाते हैं। इस लड़की दौलत, तो ये लड़की जो होती है वो कहने लगती है कि देखो अंधेरा काफी होने वाला है, हम सुरक्षित जगह पर जाकर वहां पर जो है रात गुजारेंगे, रुकेंगे। निशा यही बात कहती है, लेकिन इसके बाद रामलाल पानी की बोतल लेकर आता है। रामलाल कहने लगता है कि निशा थोड़ा सा पानी पी लो और पानी पीने के बाद हम थोड़ी यात्रा तय करेंगे, और यात्रा करने के बाद अगर कोई अच्छी सी जगह मिल जाएगी तो यहाँ पर हम पूरी रात गुजार लेंगे। निशा भी हंसकर कहती है कि प्यास तो बहुत लगी है, और इस तरह से निशा रामलाल से पानी की बोतल लेती है और पानी पी लेती है। थोड़ी देर के बाद बलराम भी उस बोतल का पानी पीता है, और जैसे ही दोनों भाई बहन पानी पी लेते हैं तो 15 मिनट का वक्त गुजरने के बाद बलराम को बेहोशी आ जाती है। बलराम की बहन निशा को भी बेहोशी आ जाती है, क्योंकि इन दोनों लड़कों ने इस कांवड़ यात्रा के दौरान इस लड़की का फायदा उठाना था, और इन दोनों लड़कों ने इस पानी में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया था, जिसकी वजह से बलराम और निशा दोनों बेहोश हो चुके होते हैं। कुछ कांवड़ यात्री जो होते हैं इनकी आगे निकल जाते हैं और ये पीछे रह जाते हैं। इसी सुनसान इलाके का ये दोनों लड़के फायदा उठाना चाहते हैं, और जैसे ही दोनों भाई बहन बेहोश हो जाते हैं इसके बाद रघु और रामलाल आगे का इनको जो सब प्लान होता है वो शुरू कर देते हैं। रघु इस लड़की को, निशा को उठाता है और एक ऐसी सुनसान जगह ले जाता है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता जाता नहीं था। और इसके बाद ये दोनों लड़के रघु और रामलाल बारी बारी से इस लड़की
निशा के साथ गलत काम करना शुरू कर देते हैं। दोनों लड़के तब तक इस गलत काम को करते हैं तब तक दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है, दोनों के मन को संतुष्टि नहीं मिल जाती है। और जैसे इन दोनों का सारा काम खत्म हो जाता है तो इसके बाद रामलाल अपने दोस्त रघु को कहने लगता है कि रघु, मेरे पास मोबाइल फोन भी है, चलो इस लड़की की कुछ वीडियो भी बनाते हैं। इसके बाद तुरंत रामलाल अपनी जेब से वीडियो फोन मोबाइल निकालता है और इस लड़की की आपत्तिजनक वीडियो भी बनाना शुरू कर देता है। लड़की का फायदा भी उठाया जाता है और ये काम भी करने के बाद ये दोनों दोस्त इस लड़की निशा को घसीट कर इसके भाई बलराम के पास छोड़कर वहां से दोनों रफू चक्कर हो जाते हैं। करीब 3-4 घंटे का वक्त गुजर जाता है, यात्रीगण कोई भी कांवड़िया वहां पर नहीं पहुंचता है। इसी वक्त इतना वक्त गुजरने के बाद जो लड़की निशा होती है और भाई बलराम दोनों की आंखें खुलती है। निशा देखती है कि चारों तरफ गहन अंधेरा होता है, दूर दूर तक कोई नहीं होता है और इसके बाद निशा अपने हालत को देखकर तुरंत समझ जाती है कि उसके साथ कुछ गलत काम हुआ है। निशा इस बात को महसूस करने लगती है कि रामलाल और रघु ने जरूर उसका फायदा उठाया है, इसके साथ गलत काम किया है, क्योंकि लड़की जो होती है निशा इस बात को समझ जाती है कि उन दोनों ने उसको पानी पिलाया था और उस पानी में जरूर उन्होंने कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से हम दोनों भाई बहन बेहोश हो गए थे और बेहोशी की हालत में ये दोनों लड़के मेरा फायदा उठाकर चले गए। इसके बाद ये लड़की निशा अपने भाई बलराम को जो है समझाने लगती है कि हमारे साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, लेकिन फिर भी निशा अपने भाई को इस गहन रात के अंधेरे में कहाँ ले जा सकती थी। फिर वह लड़की बहादुर होती है, हिम्मत करके अपने भाई बलराम को कहने लगती है, ऐसा कोई ठिकाना देखते हैं जहाँ पर हम अपनी रात गुजार सकते हैं। इसके बाद दोनों भाई बहन चलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी दूरी तय करने के बाद पास के ये कारखाने में एक मजदूर लौट कर आ रहा होता है। उस मजदूर का नाम प्रशांत होता है। प्रशांत जैसे ही इस लड़के और लड़की को देखता है तो इन दोनों के पास आ जाता है और इसके बाद ये प्रशांत नाम का मजदूर निशा को कहने लगता है, तुम इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो। इसके बाद ये निशा अपनी बीती हुई कहानी को उस मजदूर को सुनाती है। प्रशांत मजदूर कहने लगता है, देखो तुम कांवड़ यात्रा करते करते काफी थक गए होंगे। निशा ने ये मजदूर से ये बात जरूर छिपा ली थी कि उसके साथ हुई या आपत्तिजनक जो बात थी वो सब छिपा ली थी, कि हम दोनों कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ता भटक गए थे। और इसके बाद ये प्रशांत मजदूर कहने लगता है, तुम दोनों मेरे साथ चलो, जैसे ही सुबह हो जाएगी तो तुम फिर अपनी कांवड़ यात्रा के लिए निकल जाना। लेकिन लड़की निशा इस मजदूर प्रशांत पर भरोसा नहीं करती। जब ये लड़की निशा अपने भाई बलराम की तरफ देखती है तो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर रात कैसे गुजरेगी। जैसे तैसे करके निशा इस प्रशांत मजदूर के साथ इसके घर चलने के लिए तैयार हो जाती है और इसके बाद मजदूर इन दोनों को लेकर अपने घर पर चला जाता है। प्रशांत मजदूर इन दोनों की अच्छी तरीके से देखभाल करता है, इनको चारपाई देता है, कपड़े देता है और कुछ खाने के सामान देता है। इनको खाना भी देता है। इसके तरह तरह लड़की जो अपने आप को महसूस करने लग जाती है कि हम शायद सही जगह पर हैं। इस तरीके से प्रशांत मजदूर ने इन दोनों बच्चों की बहुत सहायता की। पूरी रात गुजर जाती है। जैसी अगली सुबह होती है इसके बाद लड़की निशा अपने भाई बलराम को कहने लगती है कि बलराम, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं कांवड़ यात्रा पूरी नहीं कर सकती हूँ, चलो ऐसा करते हैं हम घर की तरफ चलते हैं। बलराम कहने लगता है कि बात तो अच्छी है, बीच रास्ते में कांवड़ यात्रा नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे ही हमारे पिता को ये बात पता चलेगी तो हमारे पिता कहेंगे। निशा वह मजबूर हो जाती है। निशा कहने लगती है कि अगर तुम्हें यही मर्जी है तो कांवड़ यात्रा पूरी कर लेते हैं। इस तरीके से ये लड़की निशा अपने भाई बलराम को लेकर इस मजदूर प्रशांत के घर से चली जाती है। कांवड़ यात्रा पूरी की जाती है, गंगा जल भी लिया जाता है और गंगा जल लेने के बाद ये दोनों भाई बहन लौट पड़ते हैं। जैसे ही 14 फरवरी 2025 की करीब 10 बजे के आसपास को वक्त होता है, दोनों भाई बहन अपने घर वापस लौट रहे होते हैं, तो गंगा जल चढ़ाने के लिए बलराम गंगा जल चढ़ाने के बाद अपने घर पर जाता है और उसके बाद ये लड़की निशा अपने कमरे में जाकर रोना शुरू कर देती है। लेकिन उसी समय इसके मोबाइल फोन की घंटी बज जाती है और फिर जैसे ही मोबाइल फोन उठाया जाता है तो रघु इस लड़की निशा को कहने लगता है कि आपने अपने मोबाइल में एक वीडियो चेक करो। जैसे ये लड़की मोबाइल को खोलती है, उसमें उसकी आपत्तिजनक वीडियो को देखती है तो उसके पैरों तले होश उड़ जाती है। उसके बाद रघु इसको फोन पर कॉल पर कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारी वीडियो को पूरा गांव देखने वाला है। लड़की मजबूर हो जाती है, लड़की लाचार हो जाती है, कुछ भी बोलने की हालत में नहीं रहती है। लेकिन रघु की हद इतनी बढ़ जाती है कि रघु इस लड़की को कहने लगता है, आज रात करीब 10:30 बजे के आसपास तुम्हें मेरे खेत में आना पड़ेगा और मेरे साथ वक्त गुजारना पड़ेगा।
अब जैसे ये बात लड़की को कही जाती है तो लड़की निशा बहुत ही बहादुर और हिम्मत वाली लड़की होती है। कई बार तो अपने मन में ये लड़की सोचने लग जाती है कि मुझे गलत कदम भी उठा लेना चाहिए, लेकिन बहादुर होने के साथ साथ हिम्मत वाली लड़की होती है। अब ये लड़की सोचने लगती है कि उस पूरी घटना के बारे में पिता को जरूर पता होना चाहिए। और इस तरह से जैसे ही शाम के करीब 6 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो पिता दौलत राम फौजी थक हार कर अपने खेत से अपने घर पर आता है। फिर अपनी बेटी को कहने लगता है, बेटी तुम कांवड़ यात्रा से लौट आई हो, तुम थक गई होगी और तुम्हारा भाई बबलू भी थक गया होगा, क्यों ना तुम जो है खाना तैयार कर, मैं तैयार कर लेता हूँ, तुम खाना खाकर आराम करना। अब बेटी जो होती है अपने पिता से लिपट कर रोना शुरू कर देती है, कहने लगती है कि मेरे साथ बहुत बड़ी घटना घटी है। इसके बाद दौलत राम अपनी बेटी को गले से लगाकर पूछ आंसू पोंछने लगता है और कहता है, बेटा बताइए क्या बात है। वह अपनी रोते रोते पूरी कहानी अपने पिता दौलत राम फौजी के सामने सुनाना शुरू कर देती है। लड़की निशा अपने पिता को बताती है कि बीच रास्ते में रामलाल और रघु ने उसके साथ गंदा और गलत काम किया। पिता दौलत राम फौजी जैसे ही अपनी बेटी की इन बातों को सुनता है तो उसको इतना ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि फौजी अपने आप पर काबू नहीं कर पाता है। इसके बाद फौजी कहने लगता है कि इस बात का बदला आज रात को ही लिया जाएगा, और इस तरह से फौजी उसी समय अपने घर से हथियार देखना शुरू कर देता है। घर में एक जंग लगी कुल्हाड़ी पड़ी होती है, फौजी दौलत राम उस कुल्हाड़ी को उठा लेता है और बेटी निशा हाथ जोड़ रही होती है, उनके आगे बैठ जाती है। बलराम भी मना करने लगता है लेकिन फौजी पिता रुकने वाला नहीं होता है। अब कहते हैं कि आज चाहे या मैं मरूंगा या उन दोनों को मारूंगा। इस तरह से पिता फौजी जो दौलत राम होता है अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद करके अपने बेटी और बेटे को वहां छोड़कर अंदर बंद कर निकल जाते हैं। हाथ में कुल्हाड़ी होती है। कई जगह पर रामलाल और रघु की तलाश की जाती है, कहीं पता नहीं चलता है। और जो रघु होता है रामलाल है, दोनों एक किराने की दुकान पर बैठे हुए फौजी दौलत राम उस किराने की दुकान पर चले जाते हैं। दुकान के अंदर घुसता है और दुकान के अंदर घुसने के बाद मौके पर ही उस लड़के जो रघु की गर्दन है वो कुल्हाड़ी के साथ काट देता है। जैसे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है तो दूसरा लड़का रामलाल भागने की कोशिश करता है। फौजी छोड़ने वाला नहीं होता है। दौलत राम फौजी उस लड़के रामलाल को मौके पर ही पकड़ लेता है, उसके हाथ पैर काट देता है, इसके सिर में 3-4 बार कुल्हाड़ी से मार देता है। इसके कारण रामलाल भी मौके पर अपना दम तोड़ देता है। गांव के लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इसी बीच में कोई व्यक्ति नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है। करीब आधा घंटा बीतने के बाद घटना स्थल पर पुलिस पहुंच जाती है। जैसे ही घटना स्थल पर पुलिस पहुंचती है तो रघु और रामलाल का शव बरामद किया जाता है और इसके बाद फौजी दौलत राम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद दौलत राम फौजी को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और दौलत राम फौजी पूरी बातचीत जो सुनी जाती है। फौजी अपनी बेटी की बीती हुई पूरी कहानी पुलिस के सामने सुनाते हैं, जिसको सुनकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन पिता फौजी दौलत राम ने ये 2 कत्ल किए थे और दो दो कत्ल करने के बाद इसको सजा जरूर मिलनी थी। इसके बाद पुलिस इसके खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है, लेकिन ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब दौलत राम फौजी को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान दौलत राम फौजी ने केवल रघु और उसके दोस्त रामलाल के साथ जो किया वो सही था या गलत, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, न किसी की भावनाओं को आहत करने का था, केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराने का था। ये दोस्तों इस तरीके से किसी पर भी आंख मीच कर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने बच्चे को इस तरीके से अकेला कहीं पर नहीं भेजना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम में आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मिलते हैं फिर किसी नए घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।